मिनट में 25 खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार का लेखा जोखा पेश किया। कहा बीजेपी के संकल्प पत्र में ज्ञान पर फोकस है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ रही आगे। पीएम का विजन हमारा मिशन। राहुल और कांग्रेस पर गुलाम नबी आजाद का बड़ा हमला। कहा राहुल गांधी को जाना चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान को एकजुट करें राहुल। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने गुलाम नबी आजाद के बयान को बताया सही। कहा गुलाम नबी आजाद ने हकीकत बयां की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परखने के बाद अपनी बात कही। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं। इनके बयान हमेशा फौज के खिलाफ होते हैं, भारत के खिलाफ होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा है सच है। उन्होंने भी इनको जांचा है, परखा है, उसके बाद इस प्रकार की वो भाषा कह रहे हैं। रिपब्लिक भारत से बोले मुकेश सहनी। कहा बीजेपी ने तोड़ी हमारी पार्टी, इसलिए बीजेपी से हमने नहीं किया समझौता। ने हमारे विधायक को तोड़ लिया, खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। जो आरक्षण जब तक नहीं देंगे तब तक भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे। क्योंकि आरक्षण देना काम जो है केंद्र सरकार को ही है। मछली खाने वाले विवाद पर मुकेश सहनी का बयान। कहा हमारे खान पान पर ना करें सवाल। हम मछली खाएं या संतरा। देश के ठेकेदार मत बनिए कि कौन क्या खाएंगे पिएंगे। और आपसे नहीं सीखना है हमको कि सनातन धर्म में कैसे रहना, हम किस समय में क्या खाएं पिए, नहीं खाएं पिए। ये देश को आप ये सब चीज के लिए छोड़ दीजिए। माफिया और अपराधियों को सीएम योगी की दो टूक। कहा कानून ना मानने वालों में से कुछ का हो गया है राम नाम सत्य, कुछ खुद मौत मर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर किया हमला। कहा राहुल गांधी राजनीति और लोगों के मन से गायब। जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने जनता को दिया धोखा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर हमला। कहा भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगने के बाद इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल को भी सलाह भेजिए कि इस्तीफा दीजिए। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के बिगड़े बोल। जनसभा में पुलिस के अधिकारियों को औकात में रहने की दी धमकी। अधिकारियों पर बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने का लगाया आरोप भी। सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद के कविता को राउजमरी कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। शराब घोटाला मामले में कविता की हुई है गिरफ्तारी। उधर पाकिस्तान के सरबजीत सिंह की हत्यारे की हत्या। लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े मारी गोली। हमले में लश्कर के करीबी आमिर सरफराज तांबा की मौत। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने। यूपी के बदायूं में संसदीय चुनाव का बहिष्कार। सड़कों पर उतरे लोग बैनर लगाकर की नारेबाजी। कहा नाला नहीं तो वोट नहीं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाली पासपोर्ट के साथ नेपाली युवक हुआ गिरफ्तार। इंडियन वोटर आईडी कार्ड और कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा। 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने एक अभियुक्त को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर हुई ये कार्रवाई। यूपी के बदायूं में फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवक का शव। लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के झांसी में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। मामूली विवाद के चलते पत्थर से कुचलकर हत्या को दिया अंजाम। यूपी के देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक तमंचे के साथ बदमाश गिरफ्तार। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आगे की कार्रवाई कर रही पुलिस।
बात करते हैं ईरान और इजराइल की। ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया है, इसको लेकर के G7 देशों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। वो ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। ईरान ने जो किया है वो पैदा करने की कोशिश की है। G7 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये वो देश हैं जिन्होंने मिलकर के अब एक तरह से पहले मीटिंग की थी। जो बाइडेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 देशों की मीटिंग की थी और उसके बाद ये तय किया गया कि जो किया जा रहा है उसके खिलाफ G7 देश एकजुट होकर के इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। और साफ तौर पे कहा गया है कि ईरान की जो मंशा है वो सीधे सीधे अस्थिर करने की है इजराइल को। तो इजराइल पर ईरान के हमले के बाद जो पूरी दुनिया है वो दहशत में है कि आखिरकार आगे होने वाला क्या है। और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन लगातार नेतन्याहू को मनाने में जुटे। लेकिन नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, क्या होगा इस युद्ध का नया चैप्टर, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुनिया में महातबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल की सेना जंग की तैयारी में जुट चुकी है। नेतन्याहू वॉर कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश ईरान को अब तक का सबसे घातक सबक सिखाने के लिए मोर्चे पर मदद की स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं। यह तय हो गया है कि मिडिल ईस्ट के वजूद को खतरे में डालने की जुर्रत भले ही इस बार पहले ईरान ने की है, लेकिन उस ताबूत में आखिरी कील इजराइल ही ठोकेगा। अब आगे क्या करेगा इजराइल? प्रॉक्सी वॉर या सीधा अटैक? इसमें शक नहीं कि अकेले मिडिल ईस्ट में दुनिया की तमाम इस्लामिक ताकतों से लोहा लेने वाला इजराइल कभी अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी इजराइल को तिरछी आंखें दिखाई हैं, उसे इजराइल के कहर का सामना करना पड़ा है। फिर चाहे ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों का शीर्ष कमांडर हो या इजराइल के खिलाफ साजिश में शामिल आतंकी हो। इजराइल घर में घुसकर मारने वालों में से है। गाजा की बर्बादी के पीछे भी इजराइल की वही जिद है। इजराइल ने हमेशा वही किया है जो उसके वजूद के लिए जरूरी है, और इस बार वही गलती ईरान ने खुलेआम कर दी, जिसके बाद इजराइल ने भी महातबाही का इशारा कर दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, इजराइल एक मजबूत देश है, हमारी सेना आईडीएफ मजबूत है, इजराइल के लोग मजबूत हैं, हम एक साथ खड़े होंगे और भगवान की मदद से एक साथ हम अपने सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए कुख्यात इजराइल अब आगे क्या रणनीति अपनाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। यूएन से लेकर G7 के देश इजराइल के सपोर्ट में आ खड़े हुए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे महाशक्तिशाली देश जहां इजराइल के समर्थन में हैं, तो वहीं कुछ पड़ोसी देशों ने इजराइल को संयम बरतने की भी अपील की है। जबकि इस सब के बीच इजराइल ने चुप्पी साध रखी है, जिसे लेकर दुनिया भी सकते में है, क्योंकि इजराइल की ये खामोशी किसी तूफान का अंदेशा है या फिर इस बार इजराइल अपनी चाल से दुश्मन को चौंकाने वाला है। इस बारे में किसी को भनक तक नहीं। हालांकि स्ट्रैटेजिक वॉर में माहिर इजराइल के विकल्पों की बात करें तो इजराइल के पास इस वक्त दो रास्ते हैं। पहला, वो रणनीतिक संयम बरते और ईरान के प्रॉक्सी सहयोगियों पर हमला करना जारी रखे, या फिर वो लंबी दूरी के मिसाइल से सीधा ईरान पर अटैक कर दे, खासकर उन ठिकानों पर जहां से इजराइल पर हमला किया गया। लेकिन इजराइल अगर पहला रास्ता अपनाता है और लेबनान और सीरिया जैसे देशों में ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर हमला करना जारी रखता है, तो ऐसा वो बेखौफ कर सकता है। लेकिन अगर इजराइल दूसरा विकल्प चुनता है तो उसे ईरान से सीधे टक्कर लेनी होगी, जो अमेरिका जैसे देश भी नहीं चाहते, क्योंकि इजराइल का ये कदम सीधा ईरान को उकसाने वाला माना जाएगा और मौजूदा हालात में इसमें न चाहते हुए भी अमेरिका भी इस युद्ध में घसीटा जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है दुनिया तबाही और बर्बादी का वो मंजर देखेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये आशंका इसलिए भी क्योंकि ईरान पहले ही अमेरिका को यह धमकी दे चुका है कि वो इस युद्ध से दूर रहे। बहरहाल तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बैलिस्टिक और